बुद्धपुर नाम के गांव में ठंड तो हर साल पड़ती थी, लेकिन इस बार ठंड ने अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। कड़ाके की सर्दी ने लोगों को कांपने पर मजबूर कर दिया था। ऐसा लग रहा था मानो ठंडी हवा ने गांव को अपनी गिरफ्त में ले लिया हो। ठंड के मारे लोग अपने घरों से बाहर निकलने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहे थे। खेतों में काम करने वाले किसान हो या सुबह की सैर पर जाने वाले बुजुर्ग, हर कोई अपने घरों में रजाइयाँ और लकड़ी के आग के सहारे ठंड से लड़ने की कोशिश कर रहे थे। बाजारों में सन्नाटा था और गलियों में सर्द हवा के सिवा कोई नहीं दिखता था। इसी गांव में भूपेश और उसकी पत्नी रीमा भी रहा करती थीं। भूपेश रोज सुबह सुबह जंगल जाता और सूखे पेड़ों की लकड़ियां काट कर लाता। उन लकड़ियों को वह गांव के घर घर जाकर बेचा करता था। यही उसका रोजगार था, जिससे वह और उसकी पत्नी अपना गुजारा करते थे। अरे बेटा भूपेश, एक तू ही है जो समय पर लकड़ियां लाकर दे देता है। अब इतनी ठंड में आग के बिना गुजर तो होता ही नहीं। सच में तेरा बहुत बड़ा एहसान है बेटा। चाचा, पेट के लिए तो सब कुछ करना पड़ता है। सुबह हो या शाम, मेरे लिए सब एक जैसा है। कपड़ों की तो बात मत करो, ठंड के लिए सही कपड़े भी नहीं हैं। बेटा, भगवान तुझे सलामत रखे। तुझे देख के लगता है कि मेहनत करने वाले ही असली हीरो होते हैं। इतनी ठंड में भी तू हार नहीं मानता है। चाचा, क्या करें, मेहनत के सिवाय कोई रास्ता भी तो नहीं है। पर कभी कभी सोचता हूँ, क्या यह सब कभी बदलेगा। खैर, अब मैं चलता हूँ। सूरज ढलने से पहले लकड़ियाँ बेचनी है मुझे। भूपेश सभी लकड़ियां बेचकर अपने घर चला जाता है। अजी आ गए आप? घर में एक बूंद राशन का नहीं बचा है। मैंने जैसे तैसे यह दाल चावल बनाए हैं, सब खत्म हो गया है। सोच सोच कर सर चकरा रहा है कि अब कल क्या पकाऊंगी। हाँ, आ गया। पर भगवान जानता है, इतनी ठंड में लकड़ियाँ काटते काटते मेरे तो हाथ सुन्न हो जाते हैं। लगता है जैसे पूरे बदन की हड्डियाँ टूट रही है। मैं समझती हूँ तुम्हारी तकलीफ, लेकिन घर चलाने की जिम्मेदारी भी तो हमारी है ना। भूपेश बिना खाना खाए दुकानदार के पास चला जाता है। वह बहुत ही दुखी होता है अपने घर की स्थिति को देखकर। अरे दिनेश भाई, कैसे हो? अरे भूपेश भाई, मैं तो बढ़िया हूँ। तुम बताओ कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ भाई। बस जिंदगी चल रही है, लेकिन आज थोड़ा काम से परेशान हूँ। हाँ भाई, समझ सकता हूँ। बोलो, कैसे आना हुआ? भाई, मुझे 1 किलो आटा दे दो। घर में सच में बहुत ज़रूरत है। भूपेश भाई, देखो, तुम्हारी परेशानी मैं समझता हूँ, लेकिन तुम पर पहले से ही मेरे पैसे बाकी हैं और तुम फिर से आटा लेने चले आए। दिनेश भाई, मैं जानता हूँ कि मैं उधार में फंसा हुआ हूँ, लेकिन यकीन मानो मैं कोशिश कर रहा हूँ सब चुकाने की। तुम बस मुझे यह आटा दे दो। मैं तुम्हारे यहाँ लकड़ियों का गट्ठर पहले से ज़्यादा डाल दिया करूँगा। ठीक है भूपेश भाई, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी मजबूरी। तुम 1 किलो आटा ले जाओ, लेकिन याद रखना, तुम पर मेरा भरोसा है, इसे मत तोड़ना। भूपेश आटा लेकर घर आ जाता है। रीमा खाना बनाकर भूपेश को दे देती है। भूपेश खाना खाकर सो जाता है। रीमा, मैं जा रहा हूँ लकड़ियाँ काटने के लिए। आज जंगल में थोड़ा दूर तक जाना पड़ेगा, इसीलिए मुझे आते आते देर हो जाएगी। ठीक है जी, लेकिन सुनो, ज़्यादा देर मत करना, रात को ठंड और बढ़ जाती है। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। रीमा, कोशिश तो करूँगा जल्दी लौटने की, लेकिन जंगल में काम कब खत्म होगा यह कहना मुश्किल है। देखो जी, मुझे तुम्हारी चिंता होती है। यह ठंड और यह लकड़ियाँ काटने का काम दोनों ही तुम्हारे लिए मुश्किल है। क्या इतना काम जरूरी है? रीमा, जरूरी तो है,
लकड़ियाँ ही तो हमारी जिंदगी का सहारा है। इनसे जो पैसे मिलते हैं उसी से तो घर चलता है हमारा। भूपेश घर से निकल जाता है, तभी उसे रास्ते में सरपंच जी मिलते हैं। अरे भूपेश, कहाँ जा रहे हो इतने सवेरे सवेरे? सरपंच जी, जंगल जा रहा हूँ लकड़ियाँ काटने के लिए। ठंड का मौसम है, लकड़ियों की बड़ी जरूरत पड़ती है। अच्छा अच्छा, वैसे भूपेश, मुझे तुमसे एक काम है। मुझे तुमसे 1 क्विंटल लकड़ियाँ चाहिए। काम बड़ा है और शहर से मेरे कुछ मेहमान भी आ रहे हैं। चूल्हे चौके और गर्माहट के लिए लकड़ियों की जरूरत पड़ेगी। 1 क्विंटल लकड़ियाँ सरपंच जी, यह तो काफी सारी लकड़ियाँ हो गई, लेकिन ठीक है, मैं कोशिश करूँगा। देखो भूपेश, काम जरूरी है और तुम तो जानते हो कि गांव के हर छोटे बड़े काम में मैं तुम्हारा साथ देता हूँ। इस बार मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। जी सरपंच जी, मैं समझता हूँ, लेकिन 1 क्विंटल लकड़ियाँ काटने में थोड़ा वक्त लगेगा। क्या 2 दिन का समय दे सकते हैं आप मुझे? ठीक है भूपेश, लेकिन ध्यान रखना लकड़ियाँ सही वक्त पर चाहिए। और हाँ, अगर तुम जल्दी काम पूरा कर सको तो तुम्हें मेहनताना भी अच्छा मिलेगा। फिर भूपेश जंगल जाता है और थोड़ी सी लकड़ियाँ काटकर अपने दोस्त के घर देने चला जाता है। अरे भाई भूपेश, कल को 1 किलो लकड़ियाँ ज़्यादा लेकर आना, घर में ज़रूरत है। नहीं भाई, कल तो मैं नहीं आ पाऊँगा। कल से सरपंच जी का बड़ा काम करना है। उन्होंने 1 क्विंटल लकड़ियों का ऑर्डर दिया है। अरे वाह भूपेश, फिर तो तुम्हारे मज़े ही आ गए। 1 क्विंटल लकड़ियाँ मतलब अच्छा खासा पैसा मिलेगा तुम्हें। हाँ भाई, थोड़ा मेहनत तो ज़्यादा है, लेकिन सोच रहा हूँ कि इन पैसों से कुछ बड़ा काम शुरू करूँ। हाथ से लकड़ियाँ काटना अब बहुत मुश्किल हो रहा है। अगर यह काम सही से निपट गया तो मैं लकड़ियाँ काटने के लिए एक मशीन खरीद लूँगा। अरे यह तो बड़ी अच्छी बात है भूपेश, मशीन आ गई तो काम भी आसान हो जाएगा और ज़्यादा लकड़ियाँ काट सकोगे। वैसे सरपंच जी का काम कब तक पूरा करना है? 2 दिन का वक्त दिया है उन्होंने। सुबह सुबह जंगल जाना पड़ेगा और दिन भर मेहनत करनी होगी। लेकिन हाँ, अगर यह काम सही से निपट गया तो मेरे लिए यह बड़ा मौका साबित होगा। भूपेश अपने घर को चला जाता है। पंकज, यह बाहर किससे बातें कर रहे थे तुम? अरे रिधिमा, भूपेश था। वह बता रहा था कि सरपंच जी ने उसको 1 क्विंटल लकड़ियों का ऑर्डर दिया है। क्या? उस भिखारी को 1 क्विंटल लकड़ियों का ऑर्डर? यह तो मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। उस गरीब को इतना बड़ा काम मिल गया है। अगर वह अमीर हो गया तो? हाँ रिधिमा, मैं भी यही सोच रहा हूँ, लेकिन सरपंच जी ने शायद उसकी मेहनत देखकर उसे यह काम दिया होगा। पंकज, तुम समझ नहीं रहे हो। जब वह हमारे घर लकड़ियाँ लेकर आता है, उसके फटे हुए कपड़े, ठंड में कांपता हुआ चेहरा देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। उसकी गरीबी हमें उसकी जगह दिखाती है। अगर वह अमीर हो गया तो हमारा उससे ऊपर होने का एहसास खत्म हो जाएगा। यह मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती। तुम ठीक कह रही हो रिधिमा। अगर भूपेश का यह काम सफल हो गया तो वह अपनी हालत सुधार लेगा और फिर हमारी बातों का उस पर कोई असर नहीं होगा। लेकिन अब हम कर ही क्या सकते हैं? पंकज, कुछ तो करना पड़ेगा या हमें रोकना होगा। तुम सोचो, कोई तरीका निकालो। ठीक है रिधिमा, मैं कुछ सोचता हूँ। भूपेश को यह काम करने से रोकने का कोई तरीका जरूर निकालूंगा। इधर भूपेश अपने घर पहुंचकर अपनी पत्नी रीमा से कहता है। अजी, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो कि अब ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी? ऐसा क्या हुआ है? रीमा, सरपंच जी ने हमें एक बड़ा काम दिया है। अगर यह काम सफल रहा तो मैं मशीन खरीदने का सपना पूरा कर लूँगा। फिर हमारा काम आसान हो जाएगा
और हम ज़्यादा पैसे भी बचा पाएंगे। अरे वाह, यह तो बहुत बड़ी बात है। सरपंच जी का भरोसा तुम पर है, इसका मतलब तुम्हारी मेहनत रंग ला रही है। हाँ रीमा, लेकिन इसमें मेहनत तो लगेगी। अगले 2-3 दिन लकड़ियाँ काटने में बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। अगर सब सही रहा तो हमारी ज़िंदगी में बदलाव आ जाएगा। ऊपर वाले से यही दुआ है कि तुम्हारा काम जल्दी और अच्छे से पूरा हो, लेकिन तुम अपना ध्यान रखना, ज़्यादा थक मत जाना। तुम्हारी दुआओं से सब ठीक हो जाएगा। यह सब कुछ दिनों की बात है, उसके बाद हमारी ज़िंदगी पहले से बेहतर होगी और फिर मैं हर रोज़ समय पर घर आऊँगा। अगले ही दिन पंकज भूपेश के घर आता है। अरे भूपेश भाई, तुम यही सोच रहे हो ना कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मैं तो तुम्हारे घर के पास ही घूमते घूमते आ गया था। अरे पंकज भाई, तुम्हें पता है ना कि मैं इन दिनों कितना व्यस्त हूँ। तुमसे मिलने का वक्त ही नहीं मिल पा रहा है। अच्छा हुआ तुम खुद आ गए। बस यही सोचकर आया कि भूपेश भाई से मुलाकात हो जाएगी। अब तुम्हारा घर तो मैं जानता ही हूँ, तुम 2-4 दिन तो आने वाले हो नहीं। अरे नहीं पंकज भाई, बस यह 2-3 दिन का ही मामला है। जैसे ही काम खत्म होगा मैं तो हर रोज तुम्हारे घर आऊँगा, तुम्हारे साथ बैठकर बातें करूँगा, पहले जैसे समय बिताऊँगा तुम्हारे साथ। वैसे भूपेश भाई, यह तो बताओ कि सरपंच जी ने कुछ एडवांस पैसे दिए हैं या सारा काम खत्म होने के बाद ही मिलेगा? नहीं भाई, अभी तो कुछ भी एडवांस नहीं दिया। उन्होंने कहा है कि जैसे ही काम पूरा होगा पूरा भुगतान कर देंगे। मुझे उनकी बात पर भरोसा है, बस काम जल्दी खत्म हो जाए, यही देखना है। ठीक है पंकज भाई, तुम आए बहुत अच्छा लगा। और हाँ, जैसे ही काम खत्म होगा मैं सबसे पहले तुम्हारे घर आऊँगा। भूपेश दिन रात मेहनत करता है। वह इतनी ठंड और इतनी तेज हवा में भी लकड़ियां काटता रहता है। उसे अपनी पत्नी रीमा की चिंता होने लगती है कि वह घर पर क्या कर रही होगी, लेकिन उसे पता था कि यह 2 दिन उसके ऊपर भारी गुजरेंगे, लेकिन उसके बाद वह अपनी जिंदगी हंसी खुशी बिता पाएगा। वहीं दूसरी ओर पंकज एक गुंडे के पास जाता है। अरे कालिया भाई, कैसे हो? अरे पंकज, आज हमारे जैसे बुरे आदमी को याद करने की जरूरत क्यों आ पड़ी तुझे? खुशी में तो कभी याद करते हो नहीं। अरे छोड़ो ना कालिया भाई, आप तो दिल पर ले लेते हो। असल में एक छोटा सा काम है आपसे। हाँ हाँ, काम के वक्त ही हमारे जैसे लोगों की अहमियत समझ में आती है। चलो बताओ, क्या करना है? मेरे घर के पास भूपेश नाम का एक आदमी रहता है। हाँ भूपेश, वो तो तेरा पक्का यार है ना? हाँ था, पर अब नहीं। उसकी बढ़ती हुई खुशियाँ और ऊंची उड़ानें देखी नहीं जाती मुझसे। वह समझता क्या है खुद को? अच्छा, तो मामला दोस्ती का कम जलन का ज्यादा है। देख कालिया, वह आजकल सरपंच से पैसे लेकर बड़े सपने देख रहा है। अब उसे सही जगह दिखाना जरूरी हो गया है। वह आज इसी जंगल से गुजरेगा, तुम उसे रोक लेना और उसके पैसे छीन लेना। और अगर वह ज़्यादा अकड़ दिखाए या मना करे तो उसे गोली मार देना। अरे पंकज, यह क्या बोल रहे हो तुम? वो तो तेरा सबसे अच्छा दोस्त है। दोस्ती की बातें रहने दे कालिया। जब किसी का सुख सहन ना हो तो दोस्ती वोस्ती सब बकवास लगने लगती है। अब बस तुमसे ही उम्मीद है कि तुम यह काम कर दोगे। ठीक है, अगर तू इतना कह रहा है तो तेरा काम हो जाएगा। लेकिन एक बात समझ ले पंकज, जिंदगी में जो बीज तू आज बो रहा है, कल वह फसल बनकर लौटेगा। वहीं दूसरी ओर भूपेश को पंकज पर शक हो जाता है। वह जब घर जा रहा होता है तो पंकज उस पर नजर रख रहा होता है। तुम्हारा चेहरा इतना गंभीर क्यों है? ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारे मन में कोई बड़ी चिंता है। क्या बात है?
रीमा, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ चल रही है। क्या? कैसी गड़बड़? तुम इस तरह क्यों सोच रहे हो? जब से मैंने अपने पैसे की बात पंकज को बताई है, वह अजीब सा व्यवहार कर रहा है। पहले तो वह बहुत खुश रहता था, लेकिन अब मुझे लगता है कि वह मुझसे जलने लगा है। पंकज, लेकिन वो तो तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त है ना? यही तो बात है रीमा, दोस्ती का नाम लेकर लोग दिल के असली इरादे छुपा लेते हैं। मैंने ध्यान दिया है कि जब से मैंने उससे पैसे की बात की है, वह हमारे घर के आसपास मंडराता रहता है। और तो और कल मैंने उसे जंगल में भी देखा। ऐसा लगा जैसे वह मेरा पीछा कर रहा हो। यह तो बहुत गलत बात है। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो हमें कुछ करना चाहिए। तुम मुझे बताओ क्या करना है? देखो रीमा, मैं आज सरपंच से पैसे लेने जा रहा हूँ। वो पैसे बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन मुझे डर है कि मेरे साथ कुछ गलत हो सकता है। पंकज पर अब भरोसा करना मुश्किल है। लेकिन जी, अगर तुम्हें इतना डर लगता है तो तुम अकेले क्यों जा रहे हो? किसी को अपने साथ ले चलो। लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि अगर मैं देर रात तक घर नहीं लौटा और अगर ऐसा हुआ और मैं वक्त पर घर नहीं पहुँचा, तो तुम बिना देर किए पुलिस लेकर जंगल आ जाना। और याद रखना, किसी पर भी भरोसा मत करना। पंकज सभी लकड़ियों को बैलगाड़ी में रखकर सरपंच जी के यहाँ चला जाता है। मुखिया जी, जैसा आपने कहा था, आपका ऑर्डर पूरा कर दिया है। आपकी 1 क्विंटल लकड़ियां बैलगाड़ी में बाहर रखवा दी है मैंने। वाह भूपेश, तूने तो मेरा दिल खुश कर दिया। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया भूपेश। अरे मुखिया जी, शुक्रिया की क्या बात है? आपकी सरपंची है तो आपकी मदद करना तो मेरा काम है। नहीं भूपेश, तुम इस बात को इतनी आसानी से मत लो। इतना बड़ा ऑर्डर पूरा करना मजाक नहीं है। तूने अपनी मेहनत और वफादारी से मेरा भरोसा कायम रखा है। सच कहूँ, तेरी वजह से ही मेरी इज्जत बची हुई है। मुखिया जी, यह सब आपका आशीर्वाद है। आपने जो भरोसा मुझ पर किया, उसी ने मुझे यह करने की ताकत दी। तेरे इस मेहनत के लिए यह रहा तेरा इनाम। यह पैसे रख, यह तेरी मेहनत की सच्ची कीमत है। भूपेश पैसे लेकर अपने घर की ओर आने लगता है। तभी वह जंगल के रास्ते पहुंचता है। उसके सामने अचानक डाकू आ जाते हैं और वह उसे रोक लेते हैं। देख भाई, तेरे पास जितने भी पैसे हैं वह मुझे सीधी तरीके से दे दे, वरना तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, समझा? मैं तुम्हें अपनी बात साफ साफ कह रहा हूँ। तुम मुझे झूठा ना समझ। मैं तुमसे वह सब कुछ ले लूंगा जो तूने छुपा कर रखा है। देखो भाई, मैं तुमसे कह रहा हूँ, यह जो पैसे हैं यह मेरी मेहनत का फल है। मैंने दिन रात मेहनत करके अपनी जान की कीमत पर यह कमाए हैं। लकड़ी काटकर काम करके मैंने इसे हासिल किया है। तू क्या समझता है सब कुछ यूं ही मिल जाता है? क्या बकवास कर रहा है तू? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तेरी मेहनत से। मुझे तो सिर्फ अपना पैसा चाहिए। बस जल्दी से दे, वरना तू देखेगा क्या होगा। मुझे कोई दया नहीं है। वहीं दूसरी ओर रिमा परेशान होने लगती है। वह समझ जाती है कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। अभी तक भूपेश नहीं आया। वह तभी पुलिस के पास जाती है मदद मांगने के लिए। साहब, मेरे साथ चलिए। मुझे लगता है मेरे पति किसी मुश्किल में हैं। बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है, जैसे कोई हमारे पीछे है। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए भाभी जी, पुलिस आपके साथ है। हम सभी सुरक्षा के घेरे में हैं। रिमा पुलिस वाले को लेकर जंगल की ओर चली जाती है। वह जैसे जंगल के अंदर को जाते हैं, वह देखते हैं भूपेश को कुछ गुंडों ने पकड़ रखा है। तभी वहां पुलिस पहुंच जाती है। देखो, चुपचाप भूपेश को छोड़ दो, वरना मुझे मजबूरन तुम पर गोली चलानी पड़ेगी। तुम जानते हो, मैं किसी से भी नहीं डरता। अपनी गलतियों का भुगतान करो और यह सब खत्म करो। नहीं साहब, गोली मत चलाइए।
हम भूपेश को छोड़ रहे हैं। हम सब कुछ छोड़कर भाग जाएंगे। हमें माफ कर दीजिए, सिर्फ गोली मत चलाइएगा। तुमने जो काम किया है उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी, लेकिन मुझे सबसे पहले यह जानना है, यह काम तुमसे किसने करवाए हैं? साहब, हमसे यह काम पंकज ने करवाया था। वह बोल रहा था कि अगर हम भूपेश से वह पैसे छीन लेंगे तो वह कभी मालदार नहीं हो पाएगा। हमें उसने यह कहकर डराया था कि अगर हमने उसकी मदद नहीं की तो वह हमें बहुत नुकसान पहुंचाएगा। अच्छा, तुम यह सब इसलिए कर रहे थे क्योंकि अगर तुमने पंकज की मदद नहीं की तो वह तुम्हें पुलिस से पकड़वा देगा। क्या तुम्हें इतनी भी समझ नहीं कि इस तरह के अपराध से तुम खुद को और गहरे दलदल में धकेल रहे हो? हाँ साहब, हमने सिर्फ डर के मारे उसकी मदद की। उसने कहा था कि अगर हम उसकी बात नहीं मानेंगे तो वह हमें पुलिस के हवाले कर देगा, और हम डर गए, इसीलिए हमने वही किया जो उसने कहा। डर के मारे तुम्हारे जैसे लोग डर की आड़ में अपराध करते हैं और फिर मासूम बनने की कोशिश करते हो, लेकिन अब तुम्हारा ये बहाना काम नहीं आएगा। पंकज तो बच नहीं सकता और तुम भी नहीं बचोगे। साहब, हमें माफ कर दीजिए। हमने जो किया वो सिर्फ डर की वजह से किया था। हम कभी भी ऐसा दोबारा नहीं करेंगे। माफ कर दीजिए। तुमने कई अपराध किए हैं, तुम पर पहले से ही कई केस दर्ज हैं। तो कितनी माफी मांग ले, तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलेगा। पुलिस पंकज के घर जाती है। साहब, आप यह क्या कह रहे हैं? मैंने कुछ नहीं किया, मुझे फंसाया जा रहा है। झूठ मत बोलो पंकज। सच्चाई कितनी भी गहरी दफन हो, उसे बाहर आने में वक्त नहीं लगता, और तुम्हारी सच्चाई तो अब सामने आ चुकी है। नहीं साहब, यह सब झूठ है। मुझे बदनाम करने की साजिश है। तुम्हें लगता है हम बच्चों का खेल खेल रहे हैं? तुम्हारा भांडा फूट चुका है पंकज। कालिया ने सब कुछ उगल दिया है। कालिया? उसने क्या कहा? उसने बताया कि कैसे तुमने इस पूरे प्लान की शुरुआत की और कैसे तुमने दूसरों को अपने साथ मिलाया और अपराध को अंजाम दिया। अब तुम बच नहीं सकते पंकज। साहब, मुझे माफ कर दीजिए। मैं मजबूर था। मुझे नहीं पता था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। मजबूरी का बहाना अब अदालत में देना। सच्चाई तो यह है कि तुम्हारा लालच और जलन तुम्हें यहाँ तक लेकर आई है। हाँ साहब, मैं मानता हूँ। मैं भूपेश से जलता था। उसकी तरक्की देखकर मुझसे सहा नहीं गया, इसीलिए मैंने यह सब किया। जलन और गुस्से के कारण तुमने मासूमों की जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम्हारी इस गलती ने कई घर उजाड़ दिए हैं। पुलिस वाला पंकज को गिरफ्तार करके ले जाता है। पंकज के गुस्से ने और अहंकार ने पंकज को जेल जाने पर मजबूर कर दिया। वहीं दूसरी ओर भूपेश, जो मेहनती था, इसकी अक्ल और सूझबूझ ने उसे बचा लिया। अब वह मशीन ले आया था। अब वह उससे लकड़ियां काटा करता था और अपने घर का गुजर बसर किया करता था।